आजे तो बहु थाकी जवायूं, एक लाइन खत्म। આજે તો બહુ થાકી જવાયું પત્નીમાં પ્રેમિકાને શોધતા શોધતા. Oh my God. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड, कुछ अनसुनी कहानियां जिंदगी की। आज के हमारे मेहमान हैं एक मशहूर समकालीन कवि मकरंद मूसले जी। लेकिन आज हम उनसे कविताएं नहीं, उनकी ज़िंदगी की वो बातें और कहानियां जानेंगे जो आज तक उन्होंने किसी से कही नहीं, या मैं कहूँ कि किसी ने पूछी भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं वो प्रोग्राम जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड। उनकी लिखी पंक्तियों से मैं उनका स्वागत करूंगा कि लाख भले न होए कुटे वो, मानस तो मड़वा जेवो। मकरंद जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। मकरंद जी का इस स्वागत के बाद मैं चाहता हूं कि एक जो शुरुआत है कार्यक्रम की मेरी, आपकी एक और कविता की जो लाइन है उनसे मैं करना चाहूँगा। कोन खरू छे खोटू शू छे, हूँ पण जानू तू पण जाने। इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि मनमा कोना ओछू शू छे, हूँ पण जानू तू पण जाने। तो ये कार्यक्रम में यही है, जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो मेरी तरफ भी उंगलियां होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म बड़ौदा में हुआ 1965 में। पुराना बड़ौदा कहा जाता है और तभी बहुत ही चुनिंदा हॉस्पिटल हुआ करते थे। तो जमुनाबाई हॉस्पिटल तभी बहुत फेमस थी, तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। और मेरी माँ भी वहीं सर्विस करती थी एज ए नर्स। अच्छा, नर्स थी मतलब सीख रही थी वहाँ पर, और उनको और जगह पे मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में उनको जॉब मिली, ऑफर हुई, मतलब गवर्नमेंट जॉब जी। तो मेरी उम्र तभी 1 महीने की थी। अच्छा, तो 1 महीने का मुझे लेके वो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में गई उस ज़माने में, जी। जब ही औरतें वैसे देखो तो बाहर नहीं निकलती थी, ऐसा कहो तो भी चले। तो उस ज़माने में शी वॉज़ अ वेरी बोल्ड लेडी, और एक ही बच्चे को लेके वो निकल पड़ी। तो कामली करके वहाँ पर एक गांव है, सिद्धपुर तालुका ऊंझा के आसपास। और फिर वहाँ से कुछ महीनों के बाद में टुंडाव करके एक गांव है वहाँ पर, तो वहाँ पर उनके साथ साथ मैं भी गया। जैसे हम जूनियर केजी सीनियर केजी बोलते हैं, तभी तो वो शब्द भी नहीं थे मेरे ख्याल से, बाल मंदिर शब्द था। तो बाल मंदिर से लेकर के एसएससी तक, मतलब कि 10वीं क्लास तक, मैं टुंडाव करके एक गांव है वहाँ पर मैं पला बड़ा। गांव पहुंच गए तो आपका बचपन कैसा था? बचपन के दोस्त कैसे थे? आज आसपास का माहौल क्या था? दिन भर कैसे गुजरता था स्कूल के बाद में, या स्कूल से जाते वक्त में, या स्कूल से आने के बाद क्या माहौल था? कहाँ घूमते थे? कैसे रहते थे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हम्म, कि मैं ये कहूँगा कि मैं जो बाल मंदिर से लेके एसएससी तक मैं जिस गांव में रहा टुंडाव, वो मेरा गोल्डन पीरियड था। जैसे बोलते हैं कि आपकी एक आपको गढ़ा जाता है बचपन में, तो और आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो आपकी रूह तक पहुंचती है उस एज में। बड़ा होने के बाद शायद आप उसी गांव में जाओ तो हो सकता है कि आपको वो अपील न करें, क्योंकि हम तो बड़ौदा के रहवासी, एकदम नया सा, जैसे कि हम धरती से जुड़े हैं, खेतों में बहुत घूमे, पेड़ों पे चढ़े, तो मतलब कि मिट्टी के साथ में काफ़ी नाता रहा। तो गुजराती में ऐसा बोलता है कि भाई रजोटाई गयो। रजोटाई मतलब कि रज के अंदर आपके जो पूरा शरीर है, जैसे कि कबड्डी खेले तो आपको तो ग्राउंड थोड़े मिलेंगे, वही जो धूल वगैरह मिट्टी वहाँ, तो आप अगर गिरते भी हो तो पूरा मिट्टी लेकर के उठते हो, तो रजोटाई गयो। तो ऐसा एक शब्द गुजराती में है। तो धूल मिट्टी से भर गए हम लोग और कभी भी
धूल मिट्टी की वजह से हमको कोई रोग हुआ या खांसी हो गई या घर वालों ने डांटा कि क्यों मिट्टी में खेलता है क्योंकि सारे वही तो खेलना था। तो जैसे कबड्डी हो गई, खो खो हो गया, तो ये सारी गेम्स वहाँ खेलते रहे। और स्कूल हमको बहुत अच्छी मिली वहाँ पर गांव में। स्कूल का नाम भी मैं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे फ़क्र है ऐसी स्कूल मुझे जी, जी। मिली। श्रेयस विद्यालय करके वो स्कूल थी और वहाँ के एक प्रिंसिपल थे श्री कोड़भाई पटेल। जी। तो जब बड़े होते हैं तब समझ में आता है कि ऐसी स्कूलें होती नहीं या तो मिलती नहीं और ऐसे लोग नहीं मिलते जो इस तरह से स्कूल को चलाते हो। तो मतलब कि मैं ऐसा कहूँगा कि हम तो चल के जाते थे, गांव था छोटा सा, तो घर से चल के निकलो स्कूल पहुंच जाओ, स्कूल से निकलो घर पहुंच जाओ। अच्छा, स्कूल में क्या हुआ तुरंत घर वालों को पता चलेगा। घर वालों को दिमाग में जो होता है वो प्रिंसिपल को जाके बताते थे। अच्छा, अभी जैसे है कि किसी स्टूडेंट को आप अभी छू नहीं सकते, अभी ये माहौल है। वहाँ तो उस वक्त हमारे उधर तो जो छूना क्या होता था? तमाचे वगैरह जो भी आप शब्द यूज कर लो, वो अगर कुछ नहीं आया तो वो बराबर देते थे। अगर घर पे जाके कंप्लेन की कि मुझे टीचर ने मारा है तो वो और दो मारेंगे कि तूने ही कुछ किया होगा। तो ये वाला एक माहौल आपको मैं बताऊं कि हम लोगों ने स्कूल के ग्राउंड्स तैयार किए। मतलब कि जो कोदाल आती है या फावड़ा आता है उसको कैसे चलाना है, कैसे खोदना है, कैसे वो तगारे में भरना है मिट्टी, फिर मिट्टी उठा के कहीं और ले जा करके, ये सारे हम स्कूल के दरमियान एक्टिविटी करते थे। एक क्लास हुआ करता था हमारा कि ये 1 घंटा आप ये करोगे। तो उसी में हमने मैदान बना दिया, गार्डन बनाए। तो मुझे नहीं पता कि अभी आजकल कोई अलाउ करेगा कि हम जो फीस देते हैं वो मिट्टी उठाने के लिए थोड़ा देते हैं, लेकिन इससे सीखने को बहुत मिला। तो मुझे पता चला अभी आज भी मैं फावड़ा चला सकता हूँ, कोदाल चला सकता हूँ। तो मुझे पता है कि फावड़े से उसमें टोकरी में भरना कैसे है, क्योंकि ये पूरा एक स्किल होता है। ये सारी चीज़ें डेवलप होती है और आपके अंदर हम बोले भाई मिट्टी से जुड़ा, तो ऐसे मिट्टी से नहीं जुड़ते हैं। एक गांव की विजिट कर ली तो ऐसे मिट्टी से नहीं जुड़ा जाता जी। लेकिन आप उसके साथ तो आपको संवाद मिलता है। मैंने कभी, मुझे पता नहीं कि हमने कभी मिट्टी भरी हो, तो आपने देखा हो कि मिट्टी उड़ती है, वो कभी नाक में नहीं गई, उससे कभी खांसी नहीं हुई, कुछ नहीं। और घर जाकर के फिर वही, या तो शाम को ना हो या तो सुबह को ना हो, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, ये चीज़ वहाँ की जो गेम थी वो अजीबो गरीब किस्म, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ये 70s की बात कर रहा हूँ जी। 70 से लेकर के 80 तक मैं इस गांव में रहा। तभी न तो टीवी थे न मोबाइल था, तो एंटरटेनमेंट की कोई साधन रेडियो नहीं। हुआ करता था उस जमाने में, रेडियो। हाँ, और रेडियो हुआ करता था, और मुझे याद है कि रेडियो का लाइसेंस हुआ करता था। देखा है। तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के आपको पैसे भरने पड़ते थे, भाई मेरे पास रेडियो है, और उसके 5 रुपए या ऐसा 3 रुपए 5 रुपए ऐसा कुछ था, मुझे याद है। वो भी सालाना आई थी। वो हाँ, सालाना एक बार भरना है आपको, तो आपको रेडियो चलाने की परमिशन, अन्यथा आप रेडियो नहीं चला सकते। क्या नियम था। तो ये चीज था। तो आज अगर बात करेंगे तो लोगों को हैरानी होगी, और उस टाइम पे कंप्लेन भी नहीं कि रेडियो चलाने में काहे के पैसे, ये कोई उसमें नहीं था, भाई भरने हैं तो लोग भरते थे। अच्छा, फिर क्या, लोग कबड्डी हो गई, फिर लोगों को गिराते थे और 2 टांगे पकड़ के उसको खींचते थे। तो हम लोग तो या वो चड्डी वगैरह पहनते थे, चड्डी, और स्कूल का यूनिफॉर्म था खाकी चड्डी और सफेद शर्ट जी। अच्छा, उसमें हम लोग खेलते थे। और जो खींचते थे लोग, तो अभी कोई खींचेगा आदमी और नीचे से घिसेगा तो हमारी चड्डी फट जाती थी। ये भी इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, तो हम घर पे जाते थे तो मम्मी बोलती अरे यार चड्डी तुमने फाड़ दी ऐसा वगैरह, तो अभी चलो अभी मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करना पड़ेगा मतलब क्या, कि उसको वो जिस जगह से वो थोड़ी ये हो गई है अभी फटने, या तो फट चुकी या तो फटने की तैयारी है बस, तो वो उसको जगह को एक ऐसे करके कैंची से काट देती थी, मतलब कि विंडो हो गई ऐसा समझो आप। अच्छा, एक जगह पे अगर फाटी है तो दोनों जगह पे विंडो करनी है, क्योंकि सेम दिखना चाहिए। तो गुजराती में बोलते थीगड़ू मारवानो। तो उसी मैचिंग कलर का कोई कपड़ा लेकर के फिर उसको टाका करके
फिर ऐसे बोलते थे ऐसा घुमा के देखो, अभी अच्छा हो गया, फर्स्ट क्लास, अभी तुम पहन सकते हो। तो हम लोगों ने थिगड़े वाली चड्डी, अच्छा उसमें फिर डिस्कशन होते थे हम्म, कि देखो, क्योंकि सबकी फटती थी ना, वो नीचे से फटती थी, मतलब चड्डी की बात कर रहा हूँ। तो हर एक के घर की जो स्किल थी, जो लेडी की, जो कि घर की लेडी है वही काम करती थी ये सब, तो वही ये सब करती थी। तो किसी की स्किल अच्छी थी, जैसे मेरी माँ की, मैंने बताया कि भाई एक अगर फटे फटे तो एक तरफ थिगड़ा नहीं लगाना है, दोनों तरफ, मतलब कि वो एस्थेटिकल थिगड़ा, चाहिए कि हमने चाहे डिजाइन थिगड़ा किया। हो, हाँ चाहे थिगड़ा भी हो, लेकिन वो एक एस्थेटिक उसमें भी दिखना चाहिए। हम्म, तो लोग बोलते थे यार तुम्हारी माँ ने जो ये जो किया है वो बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि मैचिंग कापड़ किया है, और मेरी माँ ने देखो ये खाकी चड्डी किया और उस पर लाल कपड़ा लगा दिया। तो ऐसे ये सारी डिस्कशन हुआ करते थे, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई शर्म नहीं थी, कि आजकल का थोड़ा सा अगर बटन भी टूट गया तो भाई नहीं मुझे पहनना है कपड़े, जी। तो वैसा नहीं हुआ। अच्छा दर्जी आता था, हम्म, तो दर्जी हमारे घर आता था कपड़े सिलने के लिए, तो एक ही बार में वो कपड़े, तो सुबह से आएगा तो घर उसको चाय पिलानी है, उसको खाना देना है, और शाम को खाना खा के घर जाएगा, और उसमें कोई थोड़ा बहुत मामूली सा रकम देकर के आप जितना भी सिलाना चाहो, अच्छा पूरा दिन। पूरा दिन वो आपके घर पे आया, पूरा दिन, तो आपको क्या देना है, चाय देनी है और खाना देना है, दोपहर की चाय देनी है, शाम को वो घर जाएगा। अच्छा फिर जो भी आपका 10-15 रुपया जो भी तय हुआ है वही देना है। ऐसे नहीं कि मैंने 4 कपड़े सिए, 10 कपड़े सिए, रेट सेम। तो ये भी एक हमने जमाना देखा है। अच्छा बाल काटने के लिए हजाम घर पे आता था, और ये मैं गांव की बात बता रहा हूँ उस जी, जी। जमाने की। फिर वो जो काटे वही चीज, उसने जो काटा, तुम्हारी कोई चॉइस नहीं कि मेरी ये स्टाइल वो स्टाइल, क्योंकि स्टाइल शब्द नहीं था तभी। ये हमारे साथ भी बीता है। फिर उसके भी जो भी रेट थे, 8 आने, 10, 8 आने, 12 आने, ऐसा कुछ था। मैं मर्जी से वो खुद के काटता तो था। वही नहीं, उसका जो मूड उसी हिसाब से काटेगा। फिर हम रोते भी थे, इतने छोटे काट दिए, ये काट दिए, तभी बड़े बालों का एक फैशन था। अभी आजकल तो अगर आप बहुत रईस हो तो कोई घर आएगा कि घर पे मेरे टेलर आता है सीने के लिए, या तो मेरे बाल काटने के लिए कोई घर पे आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि अभी अर्बन वगैरह कंपनियां अभी आई हैं। अच्छा दूसरा चीज कि मैं तैरना सीखा वहां पर, उसी गांव में। हाँ, क्योंकि 80 के बाद मैं बड़ौदा में आया था, तो ये लालबाग स्विमिंग पूल है, वहाँ पर बोले भी चलो स्विमिंग में आपको क्या बोलते हैं, मेंबरशिप वगैरह। तो लोग पूछते हैं पहला सवाल, आप स्विमर हो कि नहीं हो? तो मैं बोला भाई तैरना तो आता है। तो बोले कौन सी स्टाइल में? स्टाइल वगैरह पता नहीं, लेकिन तैर लेते हैं। तो बोले यहाँ से वहाँ तक तैर के दिखा। हमने तैर के दिखा दिया। हालांकि मैं तैरना कैसे सीखा, ये बहुत मजे की बात है। हमारे वहाँ पर तालाब हुआ करता जी, था जी। गांव के बाहर, पहले तालाब आएगा फिर गांव शुरू होगा। अच्छा गांव में तालाब, उसके बाहर कुआं, और उसके बाद हवाड़ो, एक हवाड़ा करके होता है। एक कहावत भी है, कुआं में हंसे तो हवाड़ा में हाँ, हंसे। तो वो कुएं में से हवाड़े में पानी जाएगा। तो ये हम कहावतें हम सीखे वहां पर कि कुआं में हो तो हवाड़ा में आवे। अभी आज किसी भी शहर के आदमी को पूछो और बच्चे को कि इसका मतलब क्या है, उसको नहीं पता होगा। ना तो उसने कुआं देखा है, ना तो उसने हवाड़ा देखा है। अच्छा अभी मैं बात करता स्विमिंग की, तो तालाब में जाकर के, तालाब में भैंस भी वहां पर वो लोग नहा, मतलब कि छोड़ देते थे, और वहां कपड़े धोने के लिए सब गांव की औरतें आती थी, और उसी में से हम लोग ऐसा दो तालाब में ऐसे दो एक सीढ़ियाँ जैसा होता था, और बीच में से ऐसा ढलान था, तो ढलान में से ये भैंसें वगैरह जाती थी। हम बच्चे लोग खड़े रहते थे, तो जैसे किसी की भैंस आई तो उसका पूंछ पकड़ लेना है और फिर अंदर जाना है। अच्छा। हाँ, और पाँव मारना है डर 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 करके। आप बोलो कितना रिस्की है? लेकिन भैंस कुछ नहीं, कुछ नहीं। भैंस के ऊपर चढ़ जा, आप चढ़ो, आप अगर भैंस से दोस्ती कर लो, आपको अपने पीठ के ऊपर चढ़ने देगी, पूंछ पकड़ने देगी। अच्छा ये कभी दिमाग में नहीं आया कि अंदर जाओगे, भैंस इधर उधर हो जाएगी, तुम्हारा हाथ छूट गया, तुम मतलब कि अंदर डूब भी सकते हो। ये कभी ख्याल, हालांकि आना चाहिए, लेकिन कभी ख्याल नहीं आया। तो हम ऐसे तो हम स्विमिंग सीखे। अच्छा वो पानी जो था वो ऐसा कोई था नहीं साफ सुथरा पानी, इधर तो वो एमोनिया वगैरह डाल करके पानी को प्योरीफाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से तो हम स्विमिंग सीखे।
वो अच्छा, शुद्धि था आपका। और घर वालों को कुछ पता नहीं कि बेटा कहाँ गया है, हुँ, कुछ पता नहीं, ये तालाब में गया है, ये उधर गया है, उधर गया है, कुछ नहीं। स्कूल से आने के बाद घर से बाहर वो पटक दी किताबें और फिर निकल पड़े। तो इस तरह से अच्छा, जितने पेड़ हैं, मतलब पीपल का पेड़ ले लो, बनियन ट्री ले लो, फिर आप आमली का मैंगो का ट्री, कोई भी ट्री झाड़ ले लो, उसके ऊपर हम चढ़ जाते थे। अच्छा, तो मैं किसी भी पेड़ पे चढ़ सकता हूँ। वो तो हाँ, ट्रेनिंग होती है कुछ उसकी? ट्रेनिंग ट्रेनिंग भी का है कि भाई ऊपर चलो जाओ। अच्छा, हमारे उधर में एक दो बच्चे थे, वो थोड़े से, मतलब हम तो स्मार्ट थे, जैसे हर एक आदमी हमको खुद को स्मार्ट समझता है, हमसे भी स्मार्ट लड़के थे। तो मतलब कि कैसा कि जैसे आप बिहाइम जो होता है, मधपुड़ो जिसको हम बोलते हाँ, हैं, हाँ, ये मध हम, मधुमक्खी का हाँ, शहद का छत्ता। शहद का छत्ता जो होता हुँ, है, वो पेड़ पे लगता है, रायना का पेड़ पे लगता है। तो अलग अलग जगह पे वो लगता है, तो हमको भी मध खाना है ऐसा। हुँ, अभी मध खाने तो यहाँ तो छत्ता देख करके लोग भागते हैं। हुँ, तो हमारे उधर एक रमेश करके लड़का था, वो ऊपर चढ़ेगा, फिर हम भी उसके आगे पीछे ही रहेंगे, मतलब हम पहली डाली पे चढ़ेंगे, वो तीसरी डाली पे जाएगा हुँ, जहाँ पर छत्ता है। तो 7 8वीं कक्षा में हम थे शायद, वो बीड़ी पीना सीख गया था तभी। अच्छा, हाँ, वो आपके दोस्त। हाँ, हमारे हुँ, दोस्त। तो ऐसा बीड़ी बीड़ी तो मतलब पापा की जेब में से वगैरह निकाल हुँ, विकाल के हुँ, हुँ, ऐसे वो, तो ऐसे सिगरेट, मतलब वो सिगरेट नहीं, बीड़ी पिएगा, हुँ, और फिर ऐसे ऐसे वो धुआं ऐसे करके, उसको कुछ वो स्टाइल पता था, तो वो सब मधुमक्खियाँ इधर उधर हो जाती थी, हुँ, फिर आराम से वो ऐसे करके, और हम लोग नीचे खड़े नीचे ऐसा झीलते थे उसको, और फिर वो जो, ऐसा नहीं फिर मद आया, फिर जो हाथ, वैसे भी मिट्टी वाले हाथ हुआ करते थे, हुँ, उसमें फिर शहद गिरा, फिर उसी से शहद चाटा। हुँ, हुँ, अरे, फिर वो जो तालाब वगैरह उधर वो ऐसा करके धो लिया, हुँ, फिर खिलना शुरू। कभी बीमार नहीं पड़े। हाँ, और नहीं, और मधुमक्खियाँ काटती भी थी। तो जैसे वो चेहरे पे खास, मतलब कि इधर काटा, इधर काटा, आँख और होंठ पे ज़्यादा काटती थी। अच्छा, या तो ऐसा कहिए कि वहाँ पर काटने से जल्दी दिखता था, ये भी कह सकते हैं। हुँ, तो अगर ये होंठ पे काटा तो इतना बड़ा होंठ हो जाएगा। हुँ, आँख पे काटा तो आपकी आँख ऐसे बंद हो बंद हो जाएगी, जाएगी। 2 दिन तक तो बंद रहेगी। हुँ, फिर घर जाके तो मार खानी है कि भई ये क्यों गए, क्या गए? तो मधुमक्खी का जो डंक है, वो क्या, कैसे काटती है, वगैरह, वगैरह, हम हुँ, तो प्रैक्टिकल हमारा एक अनुभव रहा। अच्छा रिसर्च हो गया आपका। तो फिर क्या होता था कि जैसे मैंने बोला कि उसके बगल में कुआँ था, और ये, और जहाँ पर कुआँ था उधर ऊपर टंकी भी थी, तो मोटर से पानी ऊपर जाएगा वगैरह, वगैरह। तो उसमें से वो पानी थोड़ा-थोड़ा झरता था, तो वहाँ पर ये किस्म की मधुमक्खियाँ पानी पीने आती। तो हम लोग क्या करते कि हमारे पास एक स्किल था डेवलप किया हुआ, हुँ, कि एक मधुमक्खी होती है तो हम उसको ऐसा पकड़ लेते थे कमर से। अच्छा, हाँ, तो ऐसे पकड़ना है, पीछे से पकड़ना है, हुँ, और अपनी जो ये शर्ट होती है, ऐसे करके उसको हम पीछे वाला हिस्सा जहाँ पर काँटा होता है, हुँ, उसको ऐसे भिराओगे, ये जो आपका टेक्सचर है, हुँ, उसमें काँटा फँस जाएगा। अच्छा, फिर आप ऐसे करोगे तो काँटा यहाँ रह गया और मधुमक्खी हाथ में आ गई। अब ये मधुमक्खी हो गई काँटे की बगैर की। हुँ, फिर उसको हमारे जेब में एक दोरा हुआ करता था हल्का-सा, उसको दोनों दोरा बाँधते थे पाँव में हुँ, हल्का-सा। मतलब उसको कुछ ये ना हो, मतलब हुँ, कि वो उसको लगना भी नहीं चाहिए, हुँ, और फिर हम उसको ऐसे पतंग की जैसे मधुमक्खी को उड़ा देते हैं। ओह माय गॉड! तो जैसे उधर से फिर नई कहावत सीखे कि भई हुँ। कोई नो काँटो काढ़ी नाख्यो, ये भी कहावत है। हाँ, तो काँटो कोई नो काढ़ी। काँटो काढ़ो, ये करिए अच्छी बात नहीं है वैसे, तो ये जो इसका काँटा, लेकिन ये चीज़ हम करते थे। बचपन तो ऐसा ही होता बचपन है। ये था, फिर हवाड़ा था, उसमें नहाने पड़ना है अंदर। हुँ, हवाड़ा, बड़ा हवाड़ा जिसमें पानी, फिर उसमें से छोटा हवाड़े में जाएगा। हुँ, छोटा हवाड़ा आउटस्कर्ट्स में होता था, हुँ, हवाड़े के आउटस्कर्ट्स में, वहाँ पर पशु पानी पीने आते थे। पान-पेट। तो वो पशु के लिए, ये ऊपर जो नहाने के लिए, या तो वहाँ भी लोग कपड़े धोते थे। तो ये सारा चीज़ हमने ऐसी-ऐसी, इतना हम मिस कर रहे हैं। हुँ, 80 की बैच हमारी जो है, वो पूरी गाँव में इकट्ठा होने वाली है। अरे वाह! 80 मतलब हमारे एसएससी में 80 की बैच थी। अच्छा, तो एल्यूमिनाई जो सब एसोसिएशन हमने बनाया है, उस ज़माने के जो उस छात्र थे, ज़माने के जो अच्छे छात्र छात्र हैं, मित्र थे आपके। हाँ, अभी सब 60-65 साल के हो गए, हुँ, 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 तो अभी हुँ, मिलने वाले हैं। हुँ, तो तभी उस ज़माने में जो हुआ करता था, वो मुग्धावस्था थी, वो सारे लोग अब मिलेंगे। कौन कैसे दिखते थे तब, अब कैसे दिखते हैं। मैं यूँ कहूँ कि बहुत दिलचस्प कहानी है। आज
इस शो में सबसे ज़्यादा जो एक बहुत ख़ास पड़ाव रहता है वो बचपन का ही रहता है। बचपन में आदमी शरारतें करता है, कुछ दोस्त होते हैं जो अभी तक याद होते हैं। तो आपकी कहानी बहुत दिलचस्प है। आप ये बताइए कि गाँव और स्कूल क्या आज भी याद आता है? बहुत याद आता है। हालाँकि मैं आपको बताऊँ, कभी-कभी मेरा एक शेर है हुँ, कि मेरी माँ मुझे काफ़ी याद आती है। तो मैंने उसमें लिखा था कि भी एक शेर था कि "बाने चरणे प्रणाम बाकी छे, हुँ, थाय छे चार धाम बाकी छे।" और वो गाँव का शेर जो मैं बोल रहा हूँ कि "शहर खेतर पचावी बैठू छे।" मतलब शहर बढ़ते गए जी। और गाँव छोटे होते चले गए। "शहर खेतर पचावी बैठू छे, मारी अंदरનું ગામ બાકી છે।" ओह! लवली, बहुत सुंदर। तो आज भी वो मेरे दिल में कहीं न कहीं गाँव बसा हुआ है। टीस है। मगर तो क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं तो जिया हूँ। माँ की तो नौकरी थी, वहाँ गए थे। हमारी हुँ, ज़मीन थोड़ी थी गाँव में। जी। फिर भी सब जहाँ हमारा लगता था। हाँ, हमारी ज़मीन तो थी नहीं, हम गए वहाँ पर, हुँ, पले-बढ़े फिर निकल गए। हुँ, जो जैसे कृष्ण ने किया, हुँ, तो मथुरा चले गए, हुँ, वहीं फिर बड़े हो गए। हुँ। तो अपना तो थोड़ा गाँव ये सब है। अपने ना तो गाँव है, ना तो घर है, गए, फिर वापस चले आए। एक बात बताइए कि आज हम लोग हर चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं, जोड़-तोड़ करते हैं, चाहे दोस्ती हो या किसी बात का। अगर हम किसी को बुलाएँ किसी को तो टेक्नीशियन हो या कोई भी या हम कहें कि चलिए थोड़ा बाहर जाना है, तो वो कहता है कि यार मुझे क्या मिलेगा? तो गाँव में तो कभी ऐसा था ही नहीं, आप गए तो कहाँ से आए? क्यों वहाँ रह रहे हैं? ये ज़मीन पे क्यों खेल रहे हैं? उस वक़्त तो बहुत अच्छा दौर आपने देखा है। बिल्कुल। मैदान की आपने बात की, मैदान भी अ, तो एक आध चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जैसे सरपंच हैं या मुझे अच्छी तरह पता है रिश्तेदार भी वहाँ खड़े हो जाते थे, आप तो सिर्फ़ माँ को लेके ही गए थे वहाँ पर। तो वहाँ किस तरीके से आप रिश्तों में बंधे? कौन-कौन आपके पास में पूछो सरनेम जाने तो पता चले कि अलग-अलग हैं। बाकी गाँव में उस ज़माने में एक जैसे रहते थे। आपका क्या अनुभव है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ सर कि अ, हम तो मराठी थे। हुँ, एक तो हम जिस गाँव में गए, हुँ। मतलब जिसको मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट, हम सब जानते हैं मेहसाणा की भाषा क्या है। शुद्ध भाषा नहीं है, मेहानवी। मेहोणी भाषा। चों जोतो ने, हुँ, अले ओए आए ने, होंडसी। हाँ, अले छोनो मोनो बेही जा, समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग तो बड़ौदा की गुजराती लेके वहाँ गए थे। हुँ, हालाँकि मराठी तो आती थी हुँ, हमको। और मम्मी का काम था, शी वाज़ मिडवाइफ नर्स। मतलब कि गवर्नमेंट ने उस ज़माने में 70s की बात करता हूँ, क्योंकि 47 में तो देश आज़ाद हुआ जी, और मेरी मम्मी की पैदाइश है वो उससे पहले की है, 39 अच्छा। की 1939 में वो पैदा हुँ, हुई। मतलब कि आज़ादी के पहले वो पैदा हुई, फिर अच्छा वो फाइनल उसने फाइनल पास किया था। अच्छा। ये भी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा हुँ, कि तभी जो अंग्रेज़ों की एक सिस्टम थी पढ़ाई में, हुँ, कि उनको क्लर्क चाहिए थे, हुँ, कि भी लिखना पढ़ना आना चाहिए बस। हुँ, फिर मेरा काम हम इनसे काम करवा लेंगे। हुँ। तो 7वीं कक्षा में अगर आप पास हो जाते हो, तो नौकरी लग तो जाती उसको थी। फाइनल पास बोलते थे, हुँ, कि भी लड़की ने क्या किया था, फाइनल किया है। फाइनल मतलब 7वीं। हुँ, और उसके बाद में मैट्रिक। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया हुँ। तो मैट्रिक में चले गए। फिर कॉलेज वगैरह तो उस ज़माने में हुआ करता था इधर-उधर कुछ। बहुत कम लोग तो करते इसने थे उस हाँ, वक़्त। हुँ, तो मैं थोड़ी मेरे इधर की भी बात करूँ, वही तो मैंने गाँव की बात की, मैं बड़ौदा की भी बात करूँ, तो मैं जिस कुटुंब में पला-बढ़ा, जैसे कि मेरे फादर हो गए ये वगैरह, तो कुछ ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे। मतलब कि कभी-कभी मैं मुझे हैरानी होती है कि मैं कवि कैसे हुआ? ये भी हुँ, कभी-कभी मुझे आश्चर्य लगता है। हुँ। मैंने 7 पीढ़ियाँ, 7 पुश्तें मैंने खंगाल डाली। कोई नहीं। कोई नहीं, मैं तो जैसे मकरंद, गणेश, परशुराम, विनायक, श्रीधर, आगे भी मैं 2-3 पीढ़ियाँ। इसमें से कोई पढ़ा ही नहीं, तो काहे की कविता की बातें शायरी। करोगे? तो मैं कभी-कभी मज़ाक में ये भी, हमारे घर में किताबें नहीं। हुँ, जैसे कोई भी घर हो तो 4-5 किताबें भी होती है, हुँ, तो पढ़ने का रिवाज़ नहीं, हुँ, तो किताबें तो दूर की बात हो गई। अच्छा, एक मैं थोड़ी-सी पर्सनल चीज़ भी यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है। जी, तभी उस ज़माने में, मतलब कि पुराने लोग, मेरा जन्म 65 का है, तो मेरे फ़ादर तो उससे आगे के,
वो गालियां बहुत बोलते थे। तो हमने तो बचपन से गालियां सुनी, ऐसा नहीं कि, और दैट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ। गालियां सुनी और बोली भी? नहीं, गालियां कभी बोली नहीं। तो हालांकि लोगों को था ये बच्चा बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहां से ऐसे 80 के बाद में हम बड़ौदा आए जी। तो मम्मी तो वहां पर रह गई, क्योंकि बच्चे को तो पढ़ाना है, तो बच्चे को वापस भेज दिया जी। तो यहाँ पर हम आए तो फादर पढ़े लिखे नहीं, 4 चौपड़ी पास। 4 चौपड़ी पास या 4 चौपड़ी नापास, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। तो और ऐसी कोई बहुत वैल्यू, अच्छा गरीब फैमिली, ऐसा भी नहीं कि बहुत कुछ पैसा वगैरह हो, क्योंकि मेरी जो दादी थी वो बचपन में विधवा हो गई। बचपन में मतलब 4-5 बच्चे पैदा हुए, उसके बाद में वो विधवा हो गई। तो ऐसा कहते थे तभी इस जमाने में कि भाई उसको पाँव से लेकर के सर तक उसको सोने में ये था। अभी 5-5 बच्चे उसको पाल रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, तो एक एक गहना बेच करके सबको, फिर धीरे धीरे जाकर के सब खत्म हो गया। वो कुछ पैसा वैसा तो कुछ बचा नहीं, तो ऐसे कुछ बड़े किए। अच्छा, अभी इनकी इज्जत ज्यादा समाज में थी नहीं। अगर पता चला कि इसका बेटा है तो कोई खड़ा ही नहीं रखेगा आपको कि भाई किसका बेटा होता है, किसका बेटा, ये फलाने फलाना। अच्छा, तो फिर अपने सामने लोग ऐसे देखेंगे। तो ये सारी चैलेंजेस थी। माँ तो फाइनल पास थी, तो इसको लगा कि भाई अपनी जो बहू है वो तो पढ़ी लिखी है, तो इसको और आगे पढ़ाओ। तो उन्होंने मेरी दादी ने, मतलब कि सास ने बहू को पढ़ाया उस जमाने में, और वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अंगूठा छाप जिसको बोलते हैं, मेरी दादी। लेकिन उसका ये विजन था कि पढ़ना जरूरी है। उसको ये पता था, हमारे पापा को कुछ ऐसा ये नहीं था। उस जमाने में पढ़ना और आगे पढ़ना तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। तो सबने बोला भी कि इसको मत पढ़ाओ, पढ़े लिखे फिर भाग जाते हैं, तुम्हारा लड़का इतना कुछ ये है नहीं, बिगड़ जाएंगी ये, क्योंकि तुम्हारे लड़के में ज्यादा दम है नहीं, ये थोड़ी सी होशियार है, हो सकता है भाग जाए वगैरह। तो मेरी दादी ने कहा भाग जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे इसको पढ़ाना है। तो ऐसे उसको नर्सिंग उसने करवाया। तो जैसे हम गांव में गए, गुजराती लोगों की अगर तासीर देखी हो तो दे यूज्ड टू वेलकम। कैसे कि जैसे संजान पे पारसी लोग आए तो उनको भी वेलकम किया गुजरात के लोगों ने। गुजरात का कल्चर है कि भाई आप आइए और गुजराती होकर के रहिए। तो वो मैं इसलिए रेफरेंस देना चाहता हूं कि सेम अनुभव मुझे इस गांव में हुआ। हालांकि मैं तो बाहर से तो नहीं आया था, लेकिन मैं बड़ौदा से गांव में गया, उन लोगों ने जो वेलकम किया। और मेरी माँ का जो ऑफिशियल काम था वो ये था कि भाई गांव में किसी की भी डिलीवरी हो, प्रेग्नेंट लेडी, तो वहां तो हॉस्पिटल तो थे नहीं, हॉस्पिटल घरों में हुआ करता तो आपको दूर जाना पड़ेगा किसी शहर में जी। तो उन लोगों की डिलीवरी करवानी है घर पे जी। तो सारी चीजें घर पे हुआ करती थी। जैसे मैंने बोला वो दर्जी आया, नाई आया, तो ये भी सबके घर पे जाती थी और घर पे ही वो सब। तो मेरे से मैं ऐसा कहूंगा कि मेरे से 2-3 महीने छोटे लोग से लेकर के मेरे से 10-12 साल तक के जो लोग थे, वो सारे गांव के सारे बच्चों की डिलीवरी मेरी माँ ने करवाई है, जो आज सब 60 साल के हो चुके हैं। तो उसको रिस्पेक्ट बहुत मिलता था कि वैसे नर्स बेन ऐसा बोलते थे, लेकिन उनको नर्स बोलना नहीं आता था, तो नर्स बेन बोलते थे। नर्स, अच्छा, हाँ, ये जो नर्स होती है ना, नर्स बेन। तो मैं कौन, तो नर्स बेन नो बाबलो। तो इस तरह से हमारी पहचान थी। हमारा घर जो था वो गांव के पादर में था, मतलब शुरुआत में। तो उधर से बहुत लोग खेत में से आते जाते रहते थे, तो कोई सब्जी लेके आया देके चला गया, कोई गेहूं लेके आया तो देके चला गया। तो ऐसे सब, तो हमको कभी भी ये नहीं लगा कि भाई आप बाहर के हो, इधर खेलना नहीं, हमारे बच्चों के साथ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कभी हमको ऐसा, मतलब कि आपने सवाल पूछा तभी मेरे दिमाग में अच्छा ये भी हो सकता था। हाँ। बाकी हमारे दिमाग में आज तक नहीं आया। उस जमाने में मेरी माँ का पगार मेरे ख्याल से 300 रुपए शायद था। बड़ी बात थी, 300 रुपए जमाने में भी 300 गवर्नमेंट जॉब थी। हाँ। तो 300 रुपए कुछ पगार था। और इधर आए तो हमारे जो पापा है वो तो जैसे हम फैक्ट्री में क्या बोलते हैं उसको, हेल्पर थे, मतलब मैकेनिक वगैरह भी नहीं है, वो हेल्पर। तो रबर फैक्ट्री थी, वहाँ पर काम करते थे, तो ज़्यादा पैसा वैसा था नहीं। तो वहाँ पर हमने, जैसे भैंस को धोने का टाइम होता है, दूध का टाइम जी, तो हमको
मम्मी भेजती थी भाई दूध लेके आओ, हम्म, तो मैं जाता था। तो वो लोग पाशेर अच्छेर ऐसा एक माप हुआ करते, जैसे हम लोग बोले 500 लीटर, जैसे अपना अभी माप। शेर चलता था वो हाँ, टाइम तो पे। वहां पर शेर चलता था। शेर अच्छेर मतलब अर्धो शेर, हम्म, शेर अच्छेर, शेर मतलब 500 ग्राम अच्छा, हाँ, आसपास, 500 ग्राम के आसपास। अच्छेर मतलब 125 250, 250 ग्राम, हम्म, और ऐसे कुछ पवाली वगैरह। तो शेर हम्म, पाशेर अच्छेर ऐसा हुआ करता था। तो हम लोग भैंस में से अभी निकाला निकाला हम लोग लेके आते थे, हम्म, एकदम ताजा, इससे ताजा और रॉ कुछ नहीं। जी, उसको फिल्टर विल्टर की बात भूल जाओ। आप बोलोगे भाई वो जो भैंस में कर सेपरेट रही है, करते हैं वो। आसपास में सब जो गोबर वगैरह पड़ा है उसमें से है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो सब हम। हम्म, अच्छा, बड़ौदा में आए तो दूध दुकान पे लेके ले जाना है। हम्म, तो इधर आए तभी चैलेंज अलग थी कि छोटे से गांव में फिर बड़े गांव पे आए। हम्म, यहाँ पर 11वीं कक्षा मैंने इधर से शुरू की, जी, न्यूरा हाई स्कूल, न्यूरा बॉयज हाई स्कूल। अच्छा, तो 50 पैसे का दूध में, और तभी एक तो डेयरी हुआ करती थी, हम्म, बड़ौदा डेयरी, जिसमें वो बॉटल पे दूध आता हाँ, था। लेकिन वो कांच का पूरी बोतल था। बॉटल, हाँ, वो बॉटल हमको थोड़ा सा महंगा पड़ता था। हम्म, तो फिर हम छुट्टक दूध लाते थे, तो वो तपेली लेके जाना है, 8 आने का दूध लेके आना है, ऐसे सब। अच्छा, घर पे अगर कोई मेहमान आता है तो कुर्सी वुर्सी कुछ नहीं, एक झूला हुआ करता था जो ड्राइंग रूम में लगा था। ये तो मैं ड्राइंग रूम मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा रूम बूम ऐसे कुछ हुआ नहीं करते थे। दालान जैसा तो था। ऐसे जैसे छुक छुक गाड़ी होती है ना अपनी, तो एक कमरा आया, फिर दूसरा कमरा आया, फिर किचन आया, तो एक ही लाइन में सारे कमरे। मतलब आपको एक कमरे में से दूसरे में जाना है तो दूसरे कमरे में होके ही जाना पड़ेगा। अच्छा, अंदर से ही? हाँ, अंदर से ही। तो आप सीधे घुसे तो सीधे कमरे में ही घुसे। हमारा ऊपर घर था तो हम पहले ऊपर गए, फिर सीधा, तो एक घर था हमारा, खुद का घर था, हम्म, रोड के ऊपर वाड़ी एरिया में। हम्म, फिर इधर आए तो मैं खाना बनाना सीखा, हम्म, क्योंकि खाना भी खुद बनाना है। हम्म, सुबह में उठना है, दूध लाना है, फिर चाय खुद बनानी है। तो तभी वो स्टोव हुआ करता था, गैस प्राइमस हम वाला? जिसको बोलते थे। और तो तभी वो कैसे स्टोव को सुलगाया जाता है, अंदर केरोसिन कैसे भरा जाता है। अच्छा, वो बत्ती वाला? वो बत्ती नहीं, बत्ती वाला नहीं, बत्ती वाला तो बाद में आया। उसके अच्छा, पहले वो भड़बड़ भड़बड़ करके आवाज आता था, देखो, अच्छा, प्राइमस ऐसे उसको पंप मारना होता था। हम्म, और फिर अगर कचरा आ गया तो उसको पिन ऐसे करके ऐसे पिन मारते थे हम लोग। सेंटर में। तो पिन मारवी एटले शू, वो मुझे पता है कि देखो इसने पिन मारी। तो ये जो कहावत है उस जमाने की है, इसने जो किया होगा। उसके बाद में वो आवाज बहुत करता था। फिर आया वो दिवेट वाला स्टोव आया, जो हाँ, वो आवाज नहीं दिवेट, करता था। बत्तियां तो वाला। उसमें भी दिल, हाँ, उसमें भी वो दिवेट वगैरह डालनी है। हम्म, दिवेट को क्या हिंदी में बोलते हैं मुझे नहीं पता। केरोसिन तो से चलता था। केरोसिन से, वो भी केरोसिन, ये भी केरोसिन से, वो भी मुझे सुलगाना आ गया वगैरह। हम्म, तो खाना बनाना, फिर खाना बना के फिर बर्तन खुद साफ करना। हम्म, तो कोई तो साफ करने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि हम्म, हमको तो वी कैन नॉट अफोर्ड कि कोई आकर के हमारा काम करे। हम्म, तो वही करना है। फिर स्कूल या तो उसमें जाना है। हम्म, तो तभी बसें हुआ करती थी, सिटी बस अपनी, जी, लाल बसें। हम्म, तो हम गाजरावाड़ी जाग जाना है, उधर से बस पकड़नी है, फिर न्याय मंदिर उतरना है। 25 पैसे में हम जाते थे। फिर वहां से चल के न्यूरा स्कूल जाना है, सूरसागर तालाब के उधर। हम्म, उधर से फिर वापस न्याय मंदिर से फिर बस पकड़ के उधर, हम्म, फिर घर जा करके फिर वापस बस पकड़ के डांडिया बाजार क्लास करने जाओ, ऐसे सब। तो ये कॉलेज तक चला ये मामला, ये सिलसिला खुद पकाना। तो मुझे सब आजकल खाना सब बनाना, और ये करते हुए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत गरीब हैं। ये तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि हम कितने गरीब थे। क्योंकि वो जो हम बोलते हैं कि जैसे अफसोस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई हम गरीब है, ऐसा पता भी तो चलना चाहिए। हम्म, हाँ, दूसरे के पास ज्यादा पैसे, इतना ही, हम्म, मेरे पास कम पैसे हैं, लेकिन गरीब की श्रेणी में हम आते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे से गरीब भी बहुत पड़े थे। जिंदगी ने सिखाया, बहुत बहुत सिखाया मुझे। तो फिर तो एक लड़की से प्यार हुआ, फिर वो घर पे आने लगी, फिर धीरे धीरे खाना, तो फिर वो बनाने लगी। जो काम करने का आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी उस पर डालने के लिए प्यार हुआ या दिल से प्यार हुआ? हाँ, नहीं। देखो, इसमें ऐसा था, रईसी जो हमारी थी, उसको देख करके तो कोई लड़की देने से रहा कि भाई यार इनको कहाँ लड़की देंगे, है ना। तो एक ही रास्ता था कि भाई आपको अगर प्यार हो जाता है, क्योंकि वो तो कैसी मामले, वो हो जाता है, वो ऐसा सोच के तो नहीं कर सकते कि भाई इसको हम प्यार करेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो
हमारे फैमिली में किसी का लड़का लड़की देखने का प्रोग्राम था, ऐसे तो फिर सारे लोग इकट्ठा हो जाते कि भाई चलो आज लड़का देखने आने वाला है, लड़की देखने आने वाली है, वगैरह वगैरह। तो उसी में सामने वाले पक्ष में से वो लड़की आई। तभी ऐसे देखते देखते वो फिर आंखें चार हो गई, ऐसा कहते हैं। देखो शब्द ऐसा है कि प्यार हो गया ऐसा नहीं कहते हैं, आंखें चार हुई, है ना। तो दो और दो आंखों ने, दोनों ने एक दूसरे को देखा, सो आंखें चार हुई, ऐसा क्या कहा जाता है। तो आंखें चार हुई, ऐसे करते करते बोला कि ये लड़का जो है यू नो अभी अभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है, कहीं जॉब कर रहा है जी। बोले भाई ये भी कुछ कर रही है, फिर वो भी नर्स थी, काम भी अच्छा करता है। कहाँ तो बोले अच्छा करता है, तो पता नहीं उसको अच्छा लगा। नहीं, उनको कहीं से तो फिर खबर हम मिली लोग, होगी कि ये सब कुछ काम भी घर के कर लेते हैं, तो वो भी हाँ वो भी फायदा हो सकता है रहेगा। कि भाई ये लड़का अच्छा है, इसको खाना पकाना आता है, बर्तन बर्तन भी मांज लेता है, कपड़े भी खुद धो लेता है, तो ये अच्छी चॉइस है। अगर आज की डेट में होता, अभी भी हम लोग मीम वगैरह देखते हैं तो अभी वो आता है, लेकिन हम तो पहले से करते हैं। हो सकता है वो देख करके किया, उसके लिए तो आपको उनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो फिर ऐसे कर करके फिर उनसे शादी भी हो गई। तो आज हम लोग साथ साथ में एक दूसरे को झेल रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि वो थिगड़ा वाला चड्डी पहनने में मुझे कभी शर्म नहीं आई। हाँ, हालांकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि अभी नए बच्चों को ऐसा पहनना चाहिए, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने पहना था, तुम क्यों नहीं पहन सकते। तो ये क्योंकि हम अब बड़े हो गए, तो बड़ों को कैसे बिहेव करना चाहिए वो भी आना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात। रैंडम सवाल है कि जैसे आपकी पढ़ाई पूरी होती है, तो पढ़ाई पूरी होते ही जिंदगी ने आपको सबसे पहले क्या दिया या छीना? देखो छीनने में कुछ था ही नहीं, तो छीनने का कुछ सवाल नहीं था। जिसको बोलते हैं ना फियर ऑफ लूजिंग, तो करना तो शून्य में से सर्जन करना था। तो आपको जो ऑलरेडी जो चीज मिली है वो भी मिनिमम मिली है। मुझे हाइट भी मिनिमम मिली है, आप समझो। तो मिनिमम मतलब कितना मिनिमम तो देने वाले ने। तो तभी मुझे एक बार ऐसा ख्याल आया था कि भाई यार ये क्या है यार। फिर तो हम पढ़े, फिर हमको पता चला कि वेस्टर्न कंट्रीज भी होती हैं, यू नो ऐसा वगैरह होता है। तो मतलब बोला यार भगवान भी क्या कर रहा है यार, कि इतनी सारी दुनिया छोड़ करके हमको यार भारत में जन्म दे दिया। अच्छा उसमें से छोड़ो, उसमें भी बम्बई कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहर है, उसमें से ये एक बड़ौदा में शहर दे दिया, जन्म दे दिया। अच्छा बड़ौदा में भी इतने सारे लोग हैं, उसमें इन्हीं के घर हमको पैदा किया वगैरह वगैरह। ऐसे कभी कभी ऐसे ख्याल आते थे। फिर पता चला कि अरे भारत देश की बात अलग है, यहाँ जन्म लेना बहुत बड़ी चीज है। तो ये तो फिर जैसे जैसे आप मिच्योर होते जाते हो वैसे वैसे अब जन्म अपने हाथ में तो होता नहीं। तो छीनने की जहां तक सवाल है, तो छीनने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो यही चीज मेरा एक प्लस पॉइंट बना कि भाई हम कुछ भी करेंगे तो पाना ही पाना है, जो कुछ भी होगा वो मिलना ही है, लूट जाने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि न तो लूटने के लिए कुछ है और न देने के लिए कुछ है। अच्छा कि चलो मेरे पास कुछ बहुत बड़ा नॉलेज है और मैं नॉलेज दे रहा हूं, वैसा भी कुछ नहीं है। अच्छा तो हुआ ऐसे कि जिंदगी में जैसे आपके पास न तो पैसा है, अच्छा न तो आपके पास कुछ ऐसे अच्छा शरीर है जिसको आप एनकेश कर सको, न तो आप दिखने में अच्छे हो, हाइट भी नाटी सी है, दिखने में कुछ खास ऐसे नहीं, तो आपको देखने से ऐसा कोई आदमी भी इंप्रेस होगा ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर हर एक आदमी को लगता है कि हमको भी कोई पूछे, मेरी तरफ भी कोई देखे, तो करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। तो ऐसे करते करते मैंने बोलने की स्किल डेवलप की कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ। यहाँ एक सवाल बनता है, तो आप बनना क्या चाहते थे? ख्वाब होते हैं, हाइट से ताल्लुक़ नहीं होता है, एक जहन में चलता है कि जैसे मैं खुद की बात कहूँ तो उस ज़माने में अमिताभ बच्चन वगैरह बहुत मशहूर सुपर स्टार हुआ करते थे। हम कहते यार हम भी हीरो बन रहे हैं, पर जब हाइट का सवाल आता था 5.4 तो सोचते थे कि कुछ और बन जाएं, ये नहीं बन पाएंगे। तो मैं आपको सच बताऊं, तभी ऐसा तो था। बनना क्या चाहते थे आप? उस जमाने में ऐसा था कि मुझे ये बनना है वो बनना है, क्योंकि देखो घर पे कोई गाइडेंस देने वाला था नहीं, क्योंकि वो उनको खुद भी नहीं पता था कि मुझे बच्चों को क्या बनाना है। एक तो एकेडमी जो हालात होते हैं
जो आपने पढ़ लिख लिया उसके आधार पे कुछ वो तो बनेंगे कोई ऑफिसर वगैरह, लेकिन उसके साथ एक पैरेलल सोच चलती है जवान जब बच्चा जवान होता है, हाँ, हाँ। तो एक सोच चलती है कि यार मैं ये बन जाऊँ, मैं शायर बन जाऊँ, मैं कलाकार बन जाऊँ, मैं नाटक पे काम करूँ, मैं रंगमंच में जाऊँ। एक पैरेलल जाती है। एक तो होता है करियर बनाते हैं, जो पैसे कमाने की बात है और एक होता है शौक। वो शौक क्या था आपका? मैं आपको बताऊँ कि अ, ये मैंने स्ट्रगल किया कि एक्चुअली मुझे क्या पसंद है, हाँ। ये मुझे मालूम नहीं। हुँ। तो मैं क्या करता था कि जैसे कि मैं आपसे मिला, तो मुझे लगा यार मुझे भी यार नफ़ीस खान जैसा ऐसे ही बनना बनना है। है, हाँ। हर एक होता है बच्चे को ऐसा। तकरीबन यही ये होता है। मेरे ख़्याल से सबका कॉमन होता है बिल्कुल, बिल्कुल सही कि बात अगर है। मैंने एग्री। वड़ा प्रधान को देख लिया था, मुझे यार वड़ा प्रधान बनना है। हुँ। मुझे यार डॉक्टर को देखा तो मुझे डॉक्टर बनना है। ये सारा तभी चल रहा होता है। उस वक़्त एक जगह पे हम फिक्स नहीं होते, फिक्स्ड क्योंकि हमको खुद को मालूम नहीं। खुद को मालूम नहीं है। उस टाइम पे वो जो आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट वग़ैरह तो वैसे हुँ। कुछ तभी वो ज़माना भी नहीं था, वो चीज़ें नहीं थी तभी। तो जो भी बनना है खुद बनना है, इस प्रकार का कुछ माहौल ही नहीं कुछ था। नहीं था। तो जब मैं बड़ौदा में आया तो फिर हुँ। मैंने क्या किया कि यार जैसे मैंने बताया कि पहचान बनानी हुँ। क्योंकि घर वालों को तो कोई पूछेगा नहीं। हुँ। फिर जो भी बनाना है हमको ही बनाना है। जी। तो उसमें भी आपको हुँ। खुद मुख्तार होना पड़ेगा, हुँ, हुँ। सेल्फ सफिशिएंट। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि तो कैसे तो फिर मैं कभी-कभी हुँ। संगीत के प्रोग्राम अटेंड करूँ। हुँ। ऐसे जो छोटे-छोटे ग्रुप था उसमें हम खुद इनवाइट तो कोई करेगा नहीं, खुद ही जाना है। हुँ। तो जैसे बोले कि भई ये सर पे पड़े किसी के, उस किस्म के। हुँ। फिर कविता के प्रोग्राम में जाना है। हुँ। फिर आकाश दर्शन, ये हुँ। प्लेनेटोरियम अपना जी, जी। है, उधर कुछ होता है, उधर जाना है। हुँ। तो ऐसे करते समझ में आया कि यार ये जो कविता है, इसमें हमको इंटरेस्ट आ रहा है हुँ। और ये ऐसा कुछ है। आपको मैं बताऊँ कि मैंने 1 साल तो सितार सीखी। अच्छा। हाँ, सितार 1 साल मैंने सीखी। हुँ। तो फिर मुझे सीखना था हारमोनियम, लेकिन अभी उधर मुझे अवेलेबल थे सितार वाले, हुँ। जगताप करके वाड़ी में है। हाँ, जगताप तो राइट। मैं 1 साल वहाँ आई पर हर्ड देम। सीखा। हाँ। फिर लेकिन फिर क्या होता है, सितार भी मैं लेके आया था घर पे, हुँ। 400 रुपए की उस ज़माने में। अच्छा। हाँ, क्योंकि मम्मी को इतना पता है कि बच्चा, क्योंकि मैं देखो पान खाता नहीं था, पड़ीकी वगैरह ये मुझे कुछ था नहीं, मुझे ऐसे ये सब कुछ करना है। तो वो 1 साल किया, फिर छोड़ दिया। हुँ। फिर बड़े हुए थोड़ा कॉलेज में गए तो फिर म्यूज़िक कॉलेज में 1 साल वोकल भी किया। अच्छा। तो ये उसमें भी मुझे मज़ा, अभी भी मुझे मुझे संगीत सुनना बहुत अच्छा है, ख़ास करके शास्त्रीय संगीत। हुँ। मुझे अच्छा लगता है सुनने को। हुँ। हालाँकि आता कुछ नहीं, हुँ। लेकिन हम बोलते हैं भी अच्छा लगता है हुँ। कि आप सुनो, आपको बहुत मज़ा आया। उसके तो लिए वो एक वाला शब्द है चीज़। कि हम तानसेन नहीं अपन कानसेन हैं। हाँ, तो ख़ैर कांसेन बनना भी बड़ी बड़ी चीज़ है, ऐसा मैं हुँ। मानता हूँ कि कांसेन से आप बहुत कुछ मतलब कि ये पकड़ लिया उसका ये, हुँ। लेकिन अच्छा लगता है ये मैं कहूँगा। और मुझे ये था कि भई मुझे हारमोनियम सीखना है। मुझे अच्छा। अभी भी तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई है। तो अभी मैं पिछले महीने हारमोनियम लेके आया। अच्छा। हाँ, तो मुझे ऐसा ना होना चाहिए कि भई अपना है वो रह गया। हुँ। तो मैंने ये तय किया है कि भई जो-जो चीज़ें आपको करनी थी, हुँ। आप मसरूफ़ थे, आप नहीं कर पाए, हुँ। या तो हालात ने आपको नहीं करने दिया, करने दिया। जो भी आप शब्द लगा लो। लेकिन अभी कुछ जो भी वक़्त बचा है उसमें जो भी हो पाएगा, हुँ। क्योंकि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ। हुँ। तो अगर मैंने इस जन्म में अगर मैंने छोड़ दिया तो मुझे अगले जन्म में फिर मुझे वही करना है। हुँ। हुँ। तो एटलीस्ट मैंने जो अभी किया है, हुँ। तो मैं वहाँ से, मैं जैसे मैंने सितार किया था, हुँ। वोकल 1-1 साल किया था, तो अभी मेरा हारमोनियम वहीं से शुरू होगा। अच्छा। तो वो जो मैंने छोड़ा हुआ है, तो ऐसे ही अगले जन्म में फिर वही करना है। फिर पता चला कि मैं कविता में जा सकता हूँ। हुँ। अभी कविता में बहुत प्रकार है। हुँ। कविता में जाना है मतलब कविता करनी है, कविता करनी मतलब क्या? हुँ। फिर धीरे-धीरे गज़ल ने मुझे अट्रैक्ट किया अच्छा। कि 2 ही लाइन में बात, क्योंकि वैसे देखो तो अ, मेरा जो गुजराती बेस था वो तो वहाँ का था, गाँव का। हुँ। वह जहाँ पर शुद्ध गुजराती बोली नहीं जाती। जी। पौनी ले आए, पानी को पौनी बोलते थे। आमा मूकी दे, ताकि ओमो मूकी दे, ऐसे सारा गुजराती था। इधर आने के बाद मुझे भाषा के साथ भी स्ट्रगल करना था हमारे बीच में कुछ लोग हैं अभी स्टूडियो में जो ऐसा बोलते और हैं। मुझे कविता भी जी। थोड़ा-सा उसके नज़दीक जाना था। हुँ। तो वो फिर गज़ल में मैंने शुरुआत की। हुँ। फिर मैंने गीत लिखे, हुँ। फिर छांदस थोड़े लिखे। ऐसे धीरे-धीरे फिर चीनू भाई के जैसे वरिष्ठ लोग,
चीनू भाई, जी। लाठा, हुँ, ऐसे बड़े-बड़े मनहर मोदी वगैरह, हुँ, बहुत लोगों के साथ उठना-बैठना हुआ। बड़ौदा के रशीद मीर थे, खलील भाई थे। तो फिर धीरे-धीरे एक समा बनता गया और गज़ल आती गई। चीनू भाई फिर एक बार बोलते हैं, भई जब तक नाटक नहीं लिखता तब तक वो कवि नहीं है। जी। क्योंकि पहले के ज़माने में कवि का डेफिनेशन ब्रॉडर था। पहले सबको कवि कहा जाता था, मतलब एनी लेखक, जैसे हम बोलते हैं कवि कालिदास, हुँ, जिसने शाकुंतल लिखा, नाटक वगैरह। हुँ, तो नाटक जो लिखता था वो कवि कहलाता था। फिर वो बात सही है। फिर मैंने गोपाल सयाजी वगैरह नाटक लिखे, हुँ, तो उसी हिसाब से फिर चलो भाई एटलीस्ट कवि कहलाओ। हुँ, तो कवि का थप्पा भी लगना चाहिए कि भाई चलो इसने नाटक लिखा है। फिर फुल लेंथ नाटक लिखे, एकांकी लिखे, रेडियो नाटक लिखे। तो ये सारी चीज़ें, फिर अनुवाद किया। नहीं, कविताएँ और नाटक लिखने में तो फ़र्क होता है। काफ़ी फ़र्क होता है। हुँ, लेकिन नाटक जो है वो पूर्ण कला है। नाटक में कैसा है कि आपको शब्द, बीच-बीच में राइम आती है। नाटक, नृत्य, सारी चीज़ उसमें आती है हुँ, नाटक में। तो कवि को तो बहुत मज़ा आएगा, वो कविता भी डाल सकता है, नहीं भी हुँ, डाल सकता है, जी, तो एक फ्रीडम रहती है। तो ये भी चीज़ें की। फिर मैंने मनाचे श्लोक का मैंने अनुवाद भी किया। जी, तो अनुवादक के तौर पे भी ये मैंने काम किया। अभी मेरा काम चल रहा है गदी माडगुळकर का गीत रामायण, हुँ, मराठी में बहुत फेमस है गीत रामायण। जी, उसका मैं अभी गुजराती अनुवाद आप कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे पता चला कि भाई ये जो है मुझे प्लेटफ़ॉर्म, लेकिन जो मैंने अफ़सोस के बीच में आपको बात की कि कभी-कभी खुद के अपने पाले हुए अफ़सोस। हुँ, तो जैसे मैं सोच आप कुछ सोचते हैं तो आपको एक फ़ॉर्म, जो सोच है, वो एक फ़ॉर्म में आती है। हुँ, जैसे मुझे एक शेर आया मेरे दिमाग में, हुँ, तो वो ग़ज़ल के फ़ॉर्म में आया। आप जी, समझे? हुँ, कोई एक लाइन पंक्ति आई तो हो सकता है वो गीत के फ़ॉर्म में आई हो। कोई पंक्ति आई अछांदस के फ़ॉर्म में आई, हुँ, तो फिर मैंने उसके ऊपर से अछांदस लिखी। लेकिन कभी-कभी सोच है, उसका एक पिक्चर सामने आता है, एक चित्र सामने आकर के सोच खड़ी हो जाती है हुँ, कि अभी मुझे इंटरप्रेट करो। अभी मैं कार्टूनिस्ट नहीं होने का मुझे बहुत गम है। अच्छा, ये जो सोच है न तो गज़ल में बैठती है, हुँ, न गीत में मैं ला सकता हूँ, हुँ, न नाटक में ला, लेकिन मैं ये मेरे सामने है पूरा कार्टून। लेकिन मैं कार्टूनिस्ट नहीं हूँ, हुँ, मुझे कार्टून दौड़ना नहीं आता। तो मुझे लगता है कभी काश मैं कार्टूनिस्ट होता, हुँ, तो ये भी मैं बयाँ कर पाता कि मेरे दिमाग में भी क्या आया है। क्या चल रहा है? हाँ, तो जो चित्र आया है, चित्र तो मैं कितने भी शब्द यूज़ करूँ, हुँ, तो चित्र को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ऐसे कभी-कभी अफ़सोस ऐसे भी होते हैं, हुँ। मीठे अफ़सोस है ऐसे। अब थोड़ा गंभीर करें आपको हुँ। और मैं ऐसा कहूँ कि कोई ऐसा रिश्ता है जो पूरा नहीं हो पाया पर और वो आज भी कहीं न कहीं आपके पास ज़िंदा है? बिल्कुल, ख़ास करके जो मेरी माँ के साथ का जो रिश्ता है। हुँ, क्यों? कि जैसे मैंने बताया कि मेरी माँ मुझे 1 महीने का लेकर के वहाँ गाँव में गई थी, हुँ, और 10वीं के बाद में माँ तो वहाँ जॉब करना है उसको, तो वहाँ रह गई हुँ, और मैं बड़ौदा में आया। हुँ, उसके बाद में काफ़ी गैप गया। फिर माँ जब रिटायर्ड हुई तभी वो आई। बाय द टाइम तो हम लोग बड़े हो गए थे, हमारी भी शादी हो गई थी, हुँ, और उसके बाद में वो 2006 में चल बसी। हुँ, तो उसके साथ में जो जितना समय रहना था, हुँ, वो मैं नहीं रह पाया। हुँ, और जो मैंने बीच में शेर अभी बताया, वो हुँ, वहाँ से जन्म हुआ वो शेर का। हमारे मराठी में अभी भी बहुत घरों में चलता है कि भई सोने से पहले हुँ, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उसके पाँव छूना है। जी, भगवान मतलब कि दिया प्रगटाना है भगवान के उधर, दिवा दिवा दीपत्कार हुँ, वगैरह हम लोग बोलते थे तभी। जी, पाँव छूना है और सबके बड़ों के पाँव छू करके सो जाना है। फिर जब ये माँ चल बसी, तो ये जो पाँव छूने का जो था, वो मिस वो करते हैं। मिस किया। तो सोने सोने के टाइम पे बोला कि समथिंग इज़ मिसिंग, समथिंग इज़ मिसिंग। फिर पता चला कि वो जो छूने वाला बात था, सोने से पहले कुछ काम रह गया है, सोने से पहले कुछ काम रह गया है। फिर ये शेर आया कि बाने चरणे प्रणाम बाकी छे, बाने चरणे प्रणाम भाई। प्रणाम बाकी छे, थाय छे, चार धाम बाकी छे। वेरी, वेरी ट्रू सर। जैसे आपने मुझे कहा इतनी माता जी की इतनी कहानी सुनाई तो एक बेटी के लिए तो एक बहुत बड़ा दुःख का सबब है और वो जो माँ 1 महीने का लेके
तुंडाव गए थे या महसाना गई थी आपको शिफ्ट करके। जब उसका वक़्त आया कि आप उसकी सेवा में लगे, तब उसको छोड़ के वो लड़का बड़ौदा चला आता है और बाकी की ज़िंदगी अपने जीवन यापन में यहाँ रहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको माँ याद आती होंगी। और कोई ऐसा किस्सा माँ से जुड़ा है आपको कुछ याद आता है और कुछ मन भारी हो जाता है, ऐसा कुछ है? तो मैं सच बताऊं तो जैसे माँ को इतना ही था कि भी मेरे बेटों को बड़ा करना है, क्योंकि उसको पता था कि भी घर के हालात ऐसे कोई जी। ठीक ठाक नहीं है। और मेरे पिताजी तो बड़ौदा में हुआ करते थे, क्योंकि वो तो यहाँ जॉब करते थे, वो वहाँ करती थी। आप दोनों वहाँ गाँव में रहा तो करते हम थे? लोग मतलब बच्चे, मैं और हुँ, मेरा भाई भी है छोटा, अच्छा। हम लोग वहाँ रहा करते थे। तो माँ ने इसलिए काम किया कि हुँ, बच्चों को बड़ा करना है, हुँ, बच्चों को पढ़ाना है, उसके खर्चे निकालने हैं वगैरह वगैरह। तो उसको ये था कि मेरे बच्चे कुछ बने और नाम कमाए। शायद ऐसा तो नहीं होता होगा कि वो इतने एम्बिशियस भी नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक से वो अपना घर ये करें। हुँ, तो जिसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ हद तक हम सफल भी हुए। हुँ, लेकिन फिर जब भी हमने जो कुछ भी काम किया दुनिया में, तो जिस क्षेत्र में हमने नाम कमाया, वो देखने के लिए फिर वो नहीं रह पाई। हुँ, उसका एक मुझे थोड़ा सा अफसोस है। उसका एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा। जी। बच्चों को ऐसा होता है ना, भी ये सब्जी मुझे पसंद नहीं, वो सब्जी पसंद नहीं। तो हमारे उधर गवार की सब्जी, वो गवार फली बोलते हैं, हुँ, उसकी सब्जी बनी। किसी ने कोई आकर के खेत में से दे के गया होगा, हुँ, तो हुँ, इन्होंने बनाई। मैंने बोला मुझे तो नहीं पसंद, मैं तो नहीं खाऊंगा। हुँ, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर गवार की सब्जी, हुँ, फिर मैंने बोला यार ये तुमने फिर बनाई, मैं तो नहीं, तो ठीक है। तीसरे दिन फिर गवार की सब्जी। ओह! हाँ, ऐसे करते करते मैं खाना सीख गया। मुझे पता चला कि ये मुझे ऐसे एंटरटेन नहीं करेगी। हुँ, तुम खाओ, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आज की तारीख में मुझे सब भाता है। हुँ। तो हालांकि उसका फायदा मेरी बीवी को हुआ कि मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं कि यही बनाओ वो मत बनाओ, हुँ, ऐसा कुछ नहीं। तो जो भी सीजनल सब्जियां हैं, सारी की सारी घर में बनती है, और एक ही सब्जी बनेगी जी। जो सबको खानी है हुँ, और सबका पसंद का। जैसे कि आज मेरी पसंद का बना, कल मेरी माँ की पसंद का बना, हुँ, मेरे पिताजी के पसंद का बना। हुँ, तो उनकी भी पसंद आपको पता होनी चाहिए। जी। तो ये इस तरह से हमको उसने ट्रेन किया है। अब थोड़ा-सा आपसे मैं वो पूछना चाहूँगा जो जिससे अभी आप बचते रहे। आपके स्माइल से मुझे लग रहा है कि कुछ आने वाला है सर। क्योंकि आप बहुत जब भी होते लाइट मूड में होते हैं, तो मुझे ऐसा कहीं लगता है कि एकदम हँसने-खिलने वाला जो होता है, तो वो मतलब वाक़ई खुश है या कुछ छुपा रहा है? हाँ, नहीं ये चीज़ तो मैंने जैसे पहले बताई कि एक कमी सी जैसे रहती है कि भी अपने पास तो पैसा है नहीं। तो ये जो मैंने बोलने की आदत डाली और हँसने की आदत डाली कि मेरे पास है ना, तो एक हिसाब से आई एम हैप्पी, एक किस्म का। तो शुरुआत ऐसे होती है कि आप दिखावा शुरू करते हो शुरू-शुरू में। वो करते फिर आपकी वो आदत हो जाती है। हुँ, बाय द टाइम तो बहुत गंगा में से पानी बह भी जाता है जी। और फिर आप भी आगे बढ़ते हो। लेकिन फिर वो जो दिखावे से शुरू होती है चीज़ें, तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर दिखावा भी करना है तो अच्छा करो, अच्छा, क्योंकि वो आदत बनने वाला है राइट। आगे जाकर के। हुँ, फिर स्वभाव हो जाता है। दिखावा किया, फिर आदत बनी, फिर स्वभाव हुआ। हुँ, तो अभी मुझे गंभीर लोग बहुत कम पसंद है। अच्छा। खास करके जिस मैं क्षेत्र में हूँ, हुँ, कई लेखक ऐसे होते हैं कि ऐसे बहुत गंभीर इंटरव्यू भी चिर देंगे या गंभीर तो होते हैं। हाँ, एकदम गंभीर चेहरा लेकर के आएंगे। हुँ, मैं बोलता हूँ क्यों? हुँ, आपका चेहरा गंभीर करने से हुँ, आपकी लेखनी गंभीर नहीं होने वाली। हुँ। आप जैसे विनोद भट्ट बोलते थे कि भाई लखवा में बहु गंभीर छू, हास्य लेखन में बहु गंभीर हास्य लेखो लखू छू। तो चलिए अब चलते थे वो भी बता दीजिए कि वो कौन थे या थीं, जो अब सिर्फ़ आपकी कविता में आती हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो वो जब भी हम शादी नहीं हुई थी, तब मैंने उस पर कविता की थी। जी। हाँ, शादी हो जाने के बाद में कविता नहीं हुई। ये देखो उसके ऊपर हुँ, हुँ, एक जवान आदमी को ऐसे बहुत सारे रोमांटिक उसमें ये जाता है।
तो उसको पता नहीं होता कि जैसे मैंने बोला कि मुझे क्या बनना नहीं पता। तो आप किसी भी लड़के को या तो लड़की को पूछो कि आपको कैसी लड़की चाहिए, तो कैसा लड़का पसंद है, उसको नहीं पता, ये जवाब रहता है। लेकिन मेरे केस में ऐसा होता कि भाई जैसे मैंने कुछ देखा तो मुझे किसी की आंखें पसंद आ गई, मुझे किसी के बाल पसंद आ गए लड़की के, है ना, मुझे किसी की चाल पसंद आ गई। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि एक पूरी लड़की मुझे नहीं मिल पाई। 3 तो हो गई, जैसे नहीं 3 हुई ना, लेकिन तो ये एक लड़की में कैसे मिलेंगे। तो आज भी जब भी कविता में आती है तो अलग अलग पीस मिल में आती है। अगर जैसे मैं बताऊं आपको, एग्जाम्पल देके बताऊं, तो जैसे किसी की मुझे आंखें पसंद आई, तो वो आंखें मुझे याद है, लड़की याद नहीं। अच्छा, मुझे होठ याद है, लड़की याद नहीं। तो मेरे तो हर एक कवि, या तो हर एक आदमी, कवि की क्यों, जी, हर एक आदमी की एक अपनी इंसान एक सोची हुई फ्रेम होती एक है, प्रेमिका होती है जो एग्जिस्ट करती भी है, नहीं भी करती। तो जैसे मेरा एक शेर है कि मैं पहले मतला बोलता हूँ फिर शेर बोलता हूँ। फरी क्या कई मड़ाए छे पाछू, फरी क्या कई मड़ाए छे पाछू, जरी बेसो जवाई छे पाछू। अरे वाह। तो ये अभी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये चलता ही रहे, कहाँ जाना है। जी। तमारी आंख 7 कोठा छे, गया तो क्या हवाई छे पाछू। ओह वाह, वेरी गुड। तो वो जो 7 कोठा वाला जो रेफरेंस है महाभारत का, तो वो मुझे यार, हम जैसे बोलते हैं हिंदी में गहरी आंखें, ये ऐसे ऐसे हम कहते हैं गहरी। तो कितनी गहरी आंखें, बात भी गहरी होती है, आंखें भी गहरी होती है। वो जो आंखें मैंने देखी उसके ऊपर ये शेर निकल आया। मेरे फैमिली में पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अभण थे। फिर मुझे पता चला कि अच्छा है अभण थे, उसके ऊपर भी शेर आया कि बाहर कई फंफोसवा जेऊ, मैं पहले मतला बोलता हूँ फिर शेर बोलता हूँ। बाहर कई फंफोसवा जेऊ नथी ने भीतरे संताड़वा जेऊ नथी। अभी मैं जो बोल रहा हूँ आप कितना भी ढूंढो उसके क्योंकि ओपन है। और भीतरे कई संताड़वा जेऊ नथी ने तू अभण छे ए ज सारू छे अला, कोईनु मन वांचवा जेऊ नथी। बिल्कुल सही है। तो ये कभी कभी मुझे लगता है कि यार ये जो नहीं पढ़ पाते बहुत अच्छी चीज है। अगर पढ़ लेते जैसे कि मुझे पढ़ लिया जी, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना, जजमेंटल हो जाते हैं। तो हाँ, तो कभी कभी वो जो किस्से या तो हमने जो जिया है वो इस तरह से कभी कभी शब्दों में बाहर आता है। अगर कविता और मंच दोनों ना हो तो अपने मन की शरारत कहाँ निकालेंगे। आपने मंच की बात की, जी। उसके ऊपर से मुझे याद आया कि मैं मंच पे खड़ा हुआ बोलने के लिए। तो शुरू में जब मैं कविता करता था मुझे कोई जानता नहीं था। तो मैं तो फिर बहुत घुमा, मैं बम्बई में भी गया, इंडियन नेशनल थिएटर ने मुझे बुलाया, उसके बाद में तो मुझे शायदा अवार्ड वगैरह भी मिला। तो वो तो बात की बात हो गई, लेकिन शुरू में तो कोई जानता नहीं था। और ऐसा दुबला पतला सा एक नाटा सा लड़का, ऐसा माइक को भी ऐसे नीचे करना पड़ेगा, आगे कोई बोल के गया है तो मुझे थोड़ा माइक एडजस्ट करना है वगैरह। तो श्रोता बोलते थे यार कौन आया है ये, मतलब कवि यार। तो लोगों के दिमाग में कवि मतलब कि बहुत बड़ा आदमी होगा, बूढ़ा होगा, एजेड होगा। हम तो आज आकर के खड़े हो गए। तो श्रोताओं को तो मुझे देखने के बाद में उनके एक्सपेक्टेशन एकदम नीचे। ये मेरे दोस्तों का ऑब्जर्वेशन है जो मैं बता रहा हूँ कि इसका अच्छा है, लोगों का एक्सपेक्टेशन ही कम। और फिर आप अगर नॉर्मल भी चीज बोलते हो तो लोगों को बड़ी लगती है, अरे यार क्या बात है। क्योंकि आप तो क्या बोल पाओगे, और इसमें भी आप इतना बोला है। तो मुझे एप्रिशिएशन काफी मिला मेरी इसकी वजह से। हालांकि चीज नेगेटिव है बट मुझे पॉजिटिवली मिली। तो बोलने का एक स्किल डेवलप भी हुआ। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत कवि, अच्छे कवि हैं, लेकिन गजल को या तो शेर को अच्छी तरह से पेश नहीं कर पाते। और मैं कर पाता हूं, तो उसका मुझे फायदा हुआ। और ये करते करते मुझे बोलने का एक आदत हो गई। मुझे बोलना है तो स्टेज हो नहीं हो, मैं जहां जाता हूं उसको स्टेज बना देता हूं। फिर सामने जो हो, फिर मैं कभी नहीं सोचता कि इसको समझ में आएगा नहीं आएगा, उसको बोलते रहना है कुछ ना कुछ। वो तो मैं महसूस कर रहा हूँ सर। तो नहीं आप तो
कोई भी मिले मुझे, जी। आप नहीं मानोगे कि मेरे घर पे भी जो लोग आते हैं, मुझे मिलने आते हैं, कभी कभी हमारी रसोई वाली भी आती है, तो उसके साथ में भी मैं ऐसे कुछ, हालांकि मुझे पता है कि इसको कुछ ओ का ठो कुछ समझ में नहीं आएगा, ओ का ठो मराठी शब्द है अच्छा। कि हाँ, तो उसको कुछ समझ में नहीं, फिर भी उसको ऐसा कुछ बोलना है। फिर बीवी बोलेगी कि क्या तुम किसके साथ में, क्या, मेरे को मजा आता है। कोई कुर्ता खींचता है कि बस करो? नहीं, कुर्ता खींचने की नौबत इसलिए नहीं आती कि आंखों से ही काम चल जाता है, अच्छा। कि सामने से आंखें हो जाती है। तो मुझे तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी को मिल, जैसे आपने मुझे बुलाया कि भाई मकरंद भाई घर पे आइएगा, तो भाभी जी को साथ में लाइएगा, तो वो घर से ही मुझे बोल के जाते कि भाई देखो, सामने वाले को बोलने देना है, ये नहीं कि तुम्हारी जो भी है वो बोलते रहो, सामने वाले को बोलने का मौका ना दो। तो ये मुझे एक स्टैंडर्ड सूचना दी जाती है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है वो सूचने का। तो मैं तो जो बोलना होता है वही मैं तो बोलता हूँ। नहीं, आज तो आज बिल्कुल आज़ाद हैं और आसपास नहीं है, इसलिए चाहे जितना बोलें। दूसरा ये था कि सबके दोस्त होते हैं, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, तो वो सबसे अजीज दोस्त या रिश्ते जो आज नहीं है, किस तरह याद आते हैं? दोस्त सिर्फ 5 होते हैं जो आपके जीवन के साथ होते हैं, उनका अच्छा होना, बुरा होना आपके जीवन पर असर डालता है, उनको मैं मेरी भाषा में दोस्त कहता हूँ। बाकी जनरली तो हमारे सैकड़ों लोग हैं जो जान पहचान है आपकी, आप शायर हैं, रंगमंच से जुड़े हैं, तो ऐसे तो हज़ारों लोग होंगे, पर उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो याद आ जाएँ आपको, याद रह जाएँ आपको। दोस्तों के साथ का जो पल था वो मैं मिस कर रहा हूँ। तो जैसे अभी आपको एक दूसरा किस्सा सुनाता हूँ। जैसे हम लोग खेतों में पानी पीते थे, अगर आप ऐसे पानी पिएंगे तो मिट्टी उसमें लग जाएगी, क्योंकि उसका जो उसका मूवमेंट है। तो हम लोग सब दोस्त लोग क्या करते थे, ऐसा उल्टा सो जाते थे, जैसे जानवर सोता है, और जानवर कैसे मुंह करता है, और ऐसा करके ऐसे पानी हम पीते थे उसको से। अभी ये अगर आप मुझे बोलोगे तो क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं। हाँ, कोई आसपास में अगर वही दोस्त मिलेंगे तो मैं बिल्कुल करूंगा। तो ये मैं मिस कर रहा हूँ। वो जिंदगी का वो कौन सा मोड़ था जहाँ आपने आपने अपने आप से झूठ बोला कि सब ठीक है? मुझे खुद को भी झूठ बोलना था और मुझे सामने वाले को भी झूठ बोलना था। ऐसा एक प्रसंग हुआ है कि हम लोगों ने जब भी शादी की तो हमारी एक संतान हुई पहली। अभी जो मेरी डॉटर है नैसर्गी, ये दूसरी संतान है। तो हालांकि वो एक मेव संतान है मेरी। अच्छा। तो पहली जो डॉटर थी वो 4-5 दिन रहने के बाद में चल बसी, ज़्यादा नहीं हुआ। तो वो तो हॉस्पिटल में थी। मेरी जो बीवी है सुरेखा, तो सुरेखा पहले मेरी दोस्त थी, क्योंकि मैंने लव मैरिज किया था, फिर पत्नी हुई जी। तो हमारी पहली संतान, और वो भी बहुत मशक्कत के बाद, मतलब कि काफ़ी सारे उसमें से हुई थी, और चल बसी। अभी ये चीज़ मुझे उसको बतानी है, तो सबसे पहले तो मुझे खुद को झूठ बोलना है कि भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। और तभी कुछ ऐसा था कि नाश्ते का टाइम था कि उसको नाश्ता भी करवाना है। अगर नाश्ता नहीं किया तो वो खाने बाने का सारा पूरा शाम तक जाएगा। तो मुझे बताया गया कि इसको अभी नाश्ता वाश्ता कराओ, फिर इसको बताओ, क्योंकि वो बेबी को कहीं और वो पेटी बेटी में रखते हैं, तो वो रूम में रखा था जी। और ये इसका रूम अलग था। फिर मुझे तो हंसना भी था, तो वो मैंने तभी झूठ भी एक्ट भी किया था। तभी वो पर्टिकुलरली उतने मोमेंट के लिए मैंने झूठ भी बोला था। नहीं, ऐसे झूठ को झूठ नहीं कहेंगे, वो तो एक कारण था, ऐसे हालात बन गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जनरली लोग मिलते हैं, भाई कैम छो मजा मा, सो ये ज़्यादातर लोग इस तरीके का झूठ अरे बोलते हैं नहीं, वो तो बहुत चलता है सर। वो तो उस किस्म का झूठ तो मैं अभी भी वो कभी कभी कर लेता हूँ। और इसके ऊपर से मेरा शेर आया सर। जी। आपने जो पहले बोला कि लाख भले ने होय कुटेवो, मानस तोय મળવા જેવો, ने शेर છે કે સૌ પૂછે છે સારું છે ને, સૌ પૂછે છે સારું છે ને, સાચો उत्तर કોને દેવો। एक जिंदगी है, वो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। मुझे किसी ने बताया कि देखो भाई, आप अगर दुखी हो तो अपने दुख के बारे में, अपने दुख किसी के साथ शेयर मत करो।
और ये जो फिलॉसफी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, मुझे बहुत पसंद आया। क्यों? कि आपका दुख सुन के, आपका दुख, आपने सामने वाले को दुख सुनाया, तो 70% ऐसे लोग हैं कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपके दुख के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। आपको बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो मत बोलो। वो सुनेंगे भी नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, उनको छुएगा भी नहीं। ऐसे 70% लोग हैं। और बाकी के 30% लोग हैं, वो खुश होंगे आपका दुख सुन के। इसी का नाम हाँ बेटा, ये सही है, तेरे साथ तो यही होना चाहिए। हम्म, उससे अच्छा है कि झूठ मूठ का हंस लो और अपनी परेशानियां किसी को। और अभी तीसरा एक पहलू उसमें जुड़ा है कि अभी सिंपैथी देने वाले लोग भी बहुत हैं, तो वो आपके दुख का वो गलत फायदा भी उठा सकते हैं। एक मज़ाहिया बात जहन में उभर रही है कि जो भी कवि या शायर प्रेम रस की बातें करते हैं, गज़लें लिखते हैं, तो जब एक मोहब्बत की गज़ल लिख रहे होते हैं या कविता लिख रहे होते हैं, तो उनके ज़हन में मतलब पत्नी आती है या वो आती है? अभी पत्नी तो सामने है, तो पत्नी कभी कल्पना में नहीं आएगी। ये मैं आपको बस सच बता रहा हूं, कोई भी किसी को, क्योंकि मैंने पत्नी को देख लिया, उसकी आंखें देख ली, मैंने सब उसके बाल देख लिए, तो अभी वो ये कल्पना खत्म हो गई। अभी मैं उससे बियॉन्ड कुछ सोचता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मुझे आंखें किसी की पसंद आई, मुझे ये पसंद आया, वो पसंद आया, तो जैसे वो आंखें ऊपर मैंने गजल लिख दी, बात खत्म हो गई। फिर वो भी मेरी कल्पना के अंदर आ गया। फिर मैं कुछ और उसके आगे की सोचता हूँ। तो पोएट इज एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। तो जब एक्सप्लोर आता है तो ऐसी चीज आती है कि जो, जैसे मैं प्रेमिका बोलता हूं, तो हो सकता है उसकी प्रेमिका ना हो, लेकिन ख्याली प्रेमिका है, उसके दिमाग में कोई ना कोई तो है, और ये बदलती रहती है। ऐसा भी नहीं कि यही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि जैसे मरीज का एक शेर है कि जोश ही कला थी में तमने निभाव्या, गजल में आव्या तो नामे ना आव्या। तो फिर लोग बोलते हैं कला नाम की तो कोई स्त्री नहीं होगी। तो हमारे एक कवि थे, अभी तो खैर नहीं है, प्रदीप पंड्या करके, उन्होंने सिर्फ 2 लाइन लिखी थी। सेम आपने जो क्वेश्चन पूछा, सेम उसमें आपका जवाब भी आ जाएगा जी। अच्छा। तो बहुत लोग उसको 2 लाइन का महाकाव्य भी बोलते हैं। अच्छा। 2 पंक्ति का महाकाव्य। आजे तो बहुत थाकी जवायू, एक लाइन खत्म। आजे तो बहुत थाकी जवायू, पत्नी मां प्रेमिका ने शोधता शोधता। ओह माय गॉड। आपसे ज़िंदगी की बातें सुनकर बहुत मज़ा आया। इससे बातचीत से बहुत कुछ सीखा और मैं यूँ कहूँगा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी दोनों दोस्तों की बातें पसंद आई होंगी। मकरंद साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आपने ज़िंदगी के वो पल सुनाए जो आपने अभी तक किसी से साझा नहीं किए। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। क्या कहेंगे आप प्रोग्राम के आखिर में? मेरे अंदर के मकरंद को आपने थोड़ा झंझोड़ लिया, जी। तो उसमें से जो कुछ भी बाहर आया, जी। कुएं को जब भी खोदते हो जी। शुरुआत में, हुँ। तो काफी सारी मिट्टी निकलती है और फिर धीरे से अच्छा एक पानी निकलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे में, अच्छी बुरी सारी चीजें निकली। तो मैं दर्शकों को मुझे लगता है कि उनको पसंद आई होगी, और मैं वीएनएम का और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ थैंक यू कि सो मच आपने सर। मुझे ये मौका दिया सर। आपका एक बार फिर दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे मेहमान मकरंद मुसले साहब। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी की कुछ अनकही बातों को साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए। मुझे हमेशा आपका इंतज़ार रहेगा। मुझे याद दें, अगली बार हाज़िर रहूँगा एक नए मेहमान के साथ उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बातें अनलिमिटेड। हमारे बाद इस महफ़िल में अफ़साने बयाँ होंगे, बहारें हमको ढूँढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। नमस्कार।